Assalamu alaikum. My name is Noor Mustafa and in today's video we will learn carpal tunnel syndrome. कार्पल हमारे पास बोन्स हैं, ठीक है, जो कि रिस्ट में प्रेजेंस होती हैं और यहाँ ये एक टनल बनाती हैं, टनल प्रोवाइड करती हैं जिसमें से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। कार्पल टनल एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि ये जो कि हर एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। अगर इसकी कोई पैथोलॉजी आ जाए तो वो सिंड्रोम बन जाएगी जिसको हम CTSP कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो ये हमारे पास एक कार्पल बोन्स प्रेजेंट है इस तरह से, ठीक है, जैसे भी। तो ये एक टनल प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, जिसके अंदर से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पास करेंगे। इनमें से कुछ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के टेंडन्स होते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास एक मीडियन नर्व भी पास करती है। कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व की कंप्रेशन हो जाएगी, इंट्रैप हो जाएगी और न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाएगी। और जो मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप है हमारे पास न्यूरोपैथी की। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन। एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होगा, इंट्रैपमेंट ऑफ न्यूरोपैथी। इंट्रैपमेंट मतलब इंट्रैप हो गई है, फंस गई है, जिसकी वजह से कंप्रेशन नर्व, मीडियन नर्व पे कंप्रेशन आएगा एज इट पासेस डाउन टू द कार्पल टनल लोकेटेड विद द रिस्ट। बहुत सिंपल है। उसके बाद एक नॉर्मल टिश्यू का प्रेशर उन्होंने बताया है कि एक टनल में नॉर्मल टिश्यू का प्रेशर 3 to 7 mmHg है, लेकिन इन केस ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम या कार्पल टनल सिंड्रोम ये प्रेशर अबव 30 डिग्री चला जाता है। कितना ज़्यादा प्रेशर हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया तो जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, जो फ्लेक्सर्स और वहाँ से जो मीडियन नर्व पास करी है उसके ऊपर कंप्रेशन आएगा ऑब्वियसली। इट इज़ द मोस्ट कॉमन नर्व इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी और 90% केसेज आर सीन। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें उन्होंने हमें एनाटमी बताई है कार्पल टनल सिंड्रोम की। ये हमारे पास उन्होंने कार्पल टनल दिखाई है, उसका ट्रांसवर्स व्यू। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि हमारे पास एक फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर कार्पल टनल प्रेजेंट है, ये, ठीक है ना। तो इसके अंदर से हमारे पास 3 फ्लेक्सर टेंडन्स पास करना है, जिसमें फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, डिजिटोरम प्रोफंडस एंड सुपरफिशियालिस, और इसके अलावा एक मीडियन नर्व पास कर रही है। ये जो कार्पल टनल है वो नॉन एक्सटेंडेबल ओस्टियोफाइब्रस वॉल से बनी है। ओस्टियोफाइब्रस वॉल जो होती है ना वो नॉन इलास्टिक होती है। नॉन इलास्टिक है मतलब कि अपने आप को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकती, ये फिक्स रहेगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर इन केस ऑफ ये कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया तो जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा। इसके अंदर जो उन्होंने कहा है प्रोटेक्टिंग द मीडियन नर्व। पहले तो ये टनल मीडियन नर्व को प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन इन केस ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम ये प्रोटेक्ट करने के बजाय अब उसको कंप्रेस कर रही है, ठीक है। फ्लेक्सर टेंडन्स पास करते हैं जिसमें से 4 टेंडन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के, 4 टेंडन फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के, 1 टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। डिजिटोरम 4 है हमारे पास तो 4 इसके टेंडन, ठीक है, और पॉलिसिस का मतलब होता है थंब एक है तो 1 टेंडन थंब का। देन हमारे पास कुछ कॉजेज़ यहाँ पे उन्होंने बताई हैं ऑफ CTS। सबसे पहले है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिकली अगर तो कोई है हमारे पास पैथोलॉजी तो भी हो सकती है। इसके अलावा वो इंडिविजुअल जो कि टाइपिंग करते हैं, रिपीटेटिव वर्क करते हैं, रिपीटेटिव रिस्ट का यूज़ जिसमें आता है, उनके अंदर ये कॉमन हो सकती है। इन केस ऑफ ओबेसिटी में हमारे पास क्या होता है, बॉडी में फ़ैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है। बॉडी में फ़ैट डिपोजिशन हो रही है तो हो सकता है फ़ैट हमारे पास कार्पल टनल में जाके डिपॉजिट हो जाए। जब वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी प्रेशर इंक्रीज़ करेगी और कार्पल टनल को टाइट कर देगी, मीडियन नर्व का कंप्रेशन आ गया तो ओबेसिटी भी हो गया। डायबिटीज़ की हम बात करें, डायबिटीज़ में क्या होता है, ग्लाइकोसाइड प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, ग्लूकोज आपकी बॉडी में जगह जगह डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो अगर ग्लूकोज डिपॉजिट हो जाए कार्पल टनल में, अल्टीमेटली कार्पल टनल सिंड्रोम। क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिजीज़ हमारे पास होते हैं जो कि रिपीटेटिव मूवमेंट से हम इसको रिलेट करते हैं। ट्रॉमा आ रहा है ना, रिपीटेटिव स्ट्रेस आ रहा है, रिपीटेटिव मूवमेंट्स हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें कंबाइन करके ट्रोमेटिक डिजीज़ कोज कर रही हैं। उसके बाद ट्यूमर इंक्लूडिंग फ्रैक्चर हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जब हीलिंग होगी तो कैलस फॉर्मेशन ये सब हो सकता है कि वहाँ पे जो कैलस फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन की वजह से कार्पल टनल पे कोई प्रेशर आए, ठीक है, या फिर कोई ट्यूमर बन जाए वहाँ पे। तो दैन हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट हमेशा ओबीस होते हैं। जब वो ओबीस हो जाते हैं ना तो उनके अंदर वाटर कंटेंट भी ज़्यादा हो जाता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में
वाटर कंटेंट ज़्यादा होके वाटर भी हमारी बॉडी में इकट्ठा होके वो कार्पल टनल में जा सकता है और CTS कॉज कर सकता है। ऑटोइम्यून डिजीज़ जिसमें हमारे पास इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, रूमेटोइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, ये बोन्स की कंडीशंस है, कार्पल टनल से हो सकता है। कार्पल टनल में कहीं रूमेटोइड आर्थराइटिस हो जाए, CTS हो जाएगा। और प्रेगनेंसी में CTS हो जाता है ड्यू टू, प्रेगनेंसी में भी हो जाता है और लैक्टेशन में भी हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में फ्लूइड स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और वो सॉफ्ट टिश्यू में डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर वो फ्लेक्सर रेटिनैकुलम में जाएंगे तो नर्व को कंप्रेस करेंगे, ठीक है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। और जैसे ही प्रेगनेंसी और लैक्टेशन ख़त्म होगी तो कार्पल टनल खुद ही ठीक हो जाएगी। देन हमारे पास मैकेनिज़्म है डिक्रीज इन साइज। कार्पल टनल का साइज डिक्रीज हो गया ड्यू टू मैकेनिकल ओवरडोज, जैसे हम अभी पढ़ कर आए हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से और एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली हमारे पास होता है कि ना एबनॉर्मल इंलार्जमेंट ऑफ हैंड्स हो जाती है। एबनॉर्मल इंलार्जमेंट ऑफ हैंड्स की वजह से कार्पल टनल, जो कार्पल बोन्स होंगी वो भी इंक्रीज इन साइज़ हो जाएंगी ना, ठीक है। तो वो जब कार्पल बोन्स इंक्रीज इन साइज़ होंगी तो वो टनल को नैरो कर देंगी। उसकी वजह से कार्पल साइज का नैरो हो गया तो साइज़ डिक्रीज़ हो गया ना। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, उन्होंने कहा है कि कोई डिजीज़ हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑगमेंटेशन का होता है इंक्रीज़, कार्पल टनल के कंटेंट्स में इंक्रीज़ कर दिया। पहले तो वहाँ पे बस क्या है, मीडियन नर्व है और फ्लेक्सर टेंडन्स है, ठीक है ना। अब इनके अलावा भी कुछ आ गया। वो क्या क्या आ सकता है हमारे पास, कोई मैस है, वहाँ पे कोई मैस प्रोड्यूस हो गया। फॉर एग्जांपल गैंग्लियन सिस्ट। गैंग्लियन सिस्ट में क्या होता है कि आउट पाउचिंग ऑफ जॉइंट साइनोवियम। जॉइंट साइनोवियम जो है ना वो उसकी आउट पाउचिंग हो सकती है और वो कार्पल टनल में जा सकता है। नर्व शीट ट्यूमर है, ठीक है, मतलब पहले तो ये सब कुछ नहीं था, अब आया ना तो उसने कार्पल टनल के कंटेंट में एक अपना रोल प्ले किया। इसके अलावा फॉरेन मटेरियल सच एज अमाइलॉइड। अमाइलॉइड्स क्या होती हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन्स। एबनॉर्मल प्रोटीन्स बॉडी में ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं। एबनॉर्मल प्रोटीन्स इकट्ठी हो जाती हैं और वो हमारे पास कार्पल टनल में जाएंगी, तो भी प्रोटीन जा रही है ना, तो एक कंटेंट ज़्यादा हो गया। उसके बाद साइनोवियल जो है उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है, एज इन न्यूमेटिक आर्थराइटिस, जो कि पिछली स्लाइड में हमने बात कर ली है। देन हमारे पास है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। पेशेंट कैसे आएगा हमारे पास, उसको बर्निंग पेन होगी। जो नर्व की पेन होती है ना वो हमेशा शार्प बर्निंग पिंचिंग पेन होती है, जो कि ग्रेजुअली पेशेंट को टिंडलिंग, और पेशेंट कहेगा मेरी कीड़ियाँ रेंगती हैं, चूंटियाँ रेंगती हैं और नमनेस आएगी, सुन हो जाता है। वो एरिया इन द मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया ऑफ मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन। पूरा हाथ नहीं होगा, पेशेंट स्पेसिफिक जगह की बताएगा कि ये उंगलियां होती हैं। मीडियन नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कहाँ पे होती है, मीडियन नर्व हमारे पास सप्लाई करती है ओवर द थंब। अगर हम यहाँ से बात करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्पल टनल आ रही है फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास मीडियन नर्व सप्लाई करेगी थंब को, इंडेक्स फिंगर को, मिडल फिंगर को और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर। पेशेंट को यहाँ पे नमनेस टिंगलिंग वीकनेस भी होगी इस एरिया में, ठीक है। और जो हमारे पास थिनार मसल्स हैं इनकी वीकनेस और एट्रोफी हो जाएगी, लॉस ऑफ ग्रिप। अब ऑब्वियसली एक इम्पेयरमेंट आ गई है ना हमारे पास मीडियन नर्व की, और थिनार मसल्स भी वीक हो गए हैं, तो लॉस ऑफ ग्रिप हो जाएगी। एंड पिंच स्ट्रेंथ। पिंच का मतलब क्या है, जो हम दो उंगलियों से पकड़ते हैं, थंब और इंडेक्स फिंगर से पिंच करते हैं ना, उसकी भी स्ट्रेंथ नहीं है, पेशेंट ग्रिप भी नहीं कर सकता। जब ये कुछ नहीं कर सकता तो जो भी चीज़ हाथ में पकड़ेगा वो गिर सकती है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक डायग्नोसिस की भी बात आ गई ना, कि साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं हमें अपने पेशेंट की कंडीशन का पता लगाना है। अब फॉर एग्जांपल इसको कंफर्म करने के लिए, ये साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट ने हमें फील किए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में, उनको कंफर्म करने के लिए हमने एक फिजिकल एग्जाम स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करवाए, जिसमें हम कार्पल कंप्रेशन टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं, टीनल टेस्ट और फैलन टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। देन अब हमने इमेजिंग करवानी है। इमेजिंग हम करवाएंगे सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी फॉर द पर्पज़ ऑफ मसल्स, और NCS करवाएंगे। NCS किस लिए करवाते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडीज़। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ के लिए हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास कार्पल टनल कॉम्प्रेस हुई है, ये कार्पल टनल है,
तो हम नीडल्स इंसर्ट कर देते हैं मीडियन नर्व के पैसेजवे पे। फॉर एग्जांपल मैंने एक नीडल यहाँ इंसर्ट की, एक नीडल यहाँ इंसर्ट की, एक नीडल यहाँ, फिर मैं एक मशीन पे देखूँगी और जो मुझे कंडक्शन बताएगी कि जब एक स्टिमुलस आया तो उसने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया है। तो अगर तो उसने यहाँ से यहाँ जाने तक बहुत ही ज़्यादा टाइम लिया तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे नर्व इंट्रैपमेंट है, यहाँ पे कहीं नर्व ब्लॉक है। अगर तो नॉर्मल टाइम लिया है तो फिर तो नॉर्मल है। तो ये हमें किस में पता चलता है, NCS स्टडीज़ में, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ में। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड और MRI में हम क्या करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ को देखते हैं। नर्व एक सॉफ्ट टिश्यू है ना, तो नर्व अल्ट्रासाउंड और MRI करवाएंगे, 2 इमेजेस मोडेलिटीज़ जो कि इंट्रैपमेंट सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करेंगी। नेक्स्ट, टू डायरेक्टली विजुअलाइज डायरेक्ट कोज। इसमें हम कोज भी पता लगा सकते हैं कि कोज क्या है, कि आइदर हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल की आउट पाउचिंग हुई है, या कोई मैस है, कोई एमाइलॉइड है, ये सब कुछ। और एनाटमिकल वेरिएंट्स देखेंगे। एनाटमिकल वेरिएंट्स मतलब कार्पल बोन्स और जितनी भी उसकी फ्लेक्सर शीथ है, और देखेंगे पैथोलॉजी कहाँ प्रेजेंट है। मसल सिग्नल पैटर्न और MRI कैन पॉइंट अफेक्टेड, और MRI से पता चल जाएगा अफेक्टेड नर्व कौन सी है, मीडियन नर्व या फिर कोई और है। एक्सरे रिकमेंड करेंगे इन केस ऑफ आर्थराइटिस है या बोन पैथोलॉजी है, ठीक है। रिस्ट पेन, एक्सरे से हमें पता चल जाएगा, इज रिकमेंडेड टू एक्सक्लूड अदर कॉजेज ऑफ रिस्ट पेन लाइक आर्थराइटिस और बोन पैथोलॉजीज। जिसमें हमें पता चलेगा पेशेंट को कार्पल टनल में भी रिस्ट में पेन आती है ना, तो हम एक्सरे करवा लेंगे ये देखने के लिए कि अदर रिस्ट पेन हमारे पास कार्पल टनल की वजह से ही आ रही है या फिर कोई आर्थराइटिस या बोनी पैथोलॉजी है। देन हम पेशेंट की मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले तो कहेंगे पेशेंट को कि उसने मॉडिफाई करे अपनी एक्टिविटीज़ को। अगर तो वो रिपीटेटिव काम कर रहा था, रिपीटेटिव रिस्ट मूवमेंट्स कर रहा था, टाइपिंग कर रहा था, उसको कहना थोड़ी देर के लिए रेस्ट करे और वो मूवमेंट्स ना करे। उसके बाद फिजियोथेरेपी ले पेशेंट, ठीक है। उसके बाद हमने पेशेंट को, ये तो थी हमारे पास एक होम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं जिसमें ओरल स्टीरॉइड्स, एनसेड्स, ये दोनों क्या करेंगे हमारे पास, एनसेड्स और स्टीरॉइड्स ये इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेंगी। अगर तो कार्पल टनल इन्फ्लेमेशन हुई है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना, तो फिर डायूरेटिक्स देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पीछे बात की थी कि इन ओबीस पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है या डिफरेंट प्रोटीन्स, तो हम चाहते हैं कि वो बॉडी से निकलें, तो डायूरेटिक्स दे देंगे पेशेंट को ताकि उसका बॉडी का वॉल्यूम कम हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस दे देंगे फॉर पेन रिलीविंग। अगर नॉन सर्जिकली ट्रीट नहीं कर सकते तो फिर हम पेशेंट की सर्जरी करवा देंगे, और कार्पल टनल में जो प्रेशर होगा उसको थ्रू कट लगाएंगे उस टनल में, और जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाएगा और कार्पल टनल ठीक हो जाएगी। Thank you so much. In today's lecture, we learned the carpal tunnel syndrome. I hope you liked the video. Please subscribe and like.